अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं मसरूर अख्तर। और जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हम अपने रिसर्च प्रपोजल को तैयार करते हैं, कुछ मोर और लेस इसी तरीके से हम अपने रिसर्च आर्टिकल को भी लिखते हैं। उसमें कुछ एक पॉइंट्स हैं जो घट बढ़ जाते हैं, मगर इसका जो फॉर्मेट रहता है हमारे रिसर्च पेपर को या रिसर्च आर्टिकल को लिखने का, वो भी हमारे रिसर्च प्रपोजल के जैसे ही होता है। कल हमने ये देखा था और आज बारी है इस चीज को जानने की कि किस तरीके से हम अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश कराएंगे। और आज पांच स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश करा सकते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमारे इस चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें, इस सेशन को आगे भी शेयर कर दें। मेरे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर की बात है, 5 स्टेप हम जल्दी से जान लेंगे और जानेंगे किस तरीके से इसको पब्लिश कराया जाता है। ठीक है, और फिर आज के बाद आपको कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं होगी अपने इस रिसर्च पेपर को पब्लिश कराने में। ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक मेरे से जुड़े नहीं हैं तो ये स्कैन कर लें। इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जहां पे डायरेक्टली हम आपसे वार्तालाप करते हैं, आपके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और आपके दिए हुए डाउट्स को मैं क्लेरिफाई भी करता हूं। और हमारे बैच भी चल रहे हैं, 3 तारीख से नया बैच स्टार्ट है, तो जरूर इनरोल कर लें अपने आप को जाके जल्दी से, इससे पहले कि ये मौका आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि दिसंबर की तैयारी हमने करानी शुरू कर दी। तो 5 स्टेप कौन से ये हम जानेंगे। पहला स्टेप है हमारे पास जर्नल को चुनना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जर्नल को चुनेंगे। जर्नल क्या होता है, जहां पे हमारे रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। ठीक है, ये 5 स्टेप है, इनको याद कर लीजिए, कभी आप नहीं भूलेंगे। सबसे पहले हम जर्नल को सेलेक्ट करेंगे, भाई हमारा क्या सब्जेक्ट है और किस जर्नल में हमारे पेपर्स छप सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हर फील्ड का अपना अलग जर्नल होता है। मेडिकल का अलग होता है, इंजीनियरिंग का अलग होता है, ह्यूमैनिटीज का अलग होता है, आर्ट्स का अलग होता है, लिटरेचर का अलग होता है। सारे फील्ड के, सारे स्ट्रीम के जितने भी जर्नल्स हैं ये अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी का जर्नल आप इंजीनियरिंग में छपवा लें, मैथमेटिक्स का आप हिंदी वाले में छपवा लें, ऐसा नहीं होता है। इसलिए यू हैव टू बी वेरी मच कन्फाइंड अबाउट योर जर्नल सिलेक्शन, कि आपको जर्नल का सिलेक्शन कैसे करना है। दूसरी चीज, आपने जर्नल सेलेक्ट कर लिया, अब आप पेपर को लिखना शुरू करोगे कि भाई जर्नल को हमने सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए एक जर्नल है जो ह्यूमैनिटीज का है, उनके ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इनके हिसाब से इतना फॉन्ट होना चाहिए, इतना लाइन की स्पेसिंग होनी चाहिए, और ये फॉर्मेट हो, एमएलए हो या एपीए हो, ये सब फॉलो करते हुए आपने क्या किया, एक पेपर को लिख दिया। पेपर लिखा आपने, पेपर के लिखने के बाद आप उसके सबमिशन को जाओगे। अब आप सबमिट कराओगे, सबमिट करने के बाद फिर वो जो आपका पेपर है वो पीयर रिव्यू में चला जाएगा। ये एक प्रोसेस है जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। उसके बाद रिव्यू द प्रोडक्शन प्रोसेस, यहां से जब निकल गया तो फिर आपका जो पेपर है वो पब्लिश हो जाएगा। ये 5 स्टेप है, बहुत सिंपल स्टेप है, जल्दी जल्दी इनको भी हम इस वीडियो में समझ लेते हैं। स्टेप 1 क्या है कि आपको अपना जर्नल को चुनना है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप जर्नल को चुनिए अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। आप उर्दू के हैं, अरबिक हैं, फ्रेंच हैं, लैंग्वेज वाले हैं, तो कहां कहां हमारे जो हमारा रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च पेपर है वो पब्लिश हो सकता है। तो चूजिंग विच जर्नल टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर इन इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिसीजंस यू हैव टू मेक एज अ रिसर्चर। अपने शोध पत्र को किस जर्नल में प्रकाशित करना है यह चुनना एक शोधकर्ता के रूप में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में से एक होता है। राइट, क्योंकि यहीं पे आपको पता होता है जब आप जर्नल को सेलेक्ट करते हो तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को भी आप बाय डिफॉल्ट एग्री करते हो, फिर उनके हिसाब से आपको अपना रिसर्च पेपर लिखना होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हाउ टू सेलेक्ट द जर्नल टू पब्लिश योर रिसर्च इन, और व्हाट आर अ गुड इंपैक्ट फैक्टर फॉर साइंटिफिक जर्नल। सबसे पहली चीज होती है कि जर्नल को चुनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है आपका दिस इंपैक्ट फैक्टर। अब ये इंपैक्ट फैक्टर होता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। एज ए रिसर्चर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो रिसर्च पेपर है ऐसे जर्नल में पब्लिश हो जिसका इंपैक्ट फैक्टर ज्यादा हो या अच्छा हो। अब ये होता क्या है ये जान लेते हैं कि इंपैक्ट फैक्टर आर यूज्ड टू मेजर द इंपॉर्टेंस ऑफ अ जर्नल बाय कैलकुलेटिंग द नंबर्स ऑफ टाइम सेलेक्टेड आर्टिकल आर साइटेड।
कि एक जर्नल है, मान लीजिए XYZ कोई जर्नल है, इसके अंदर किसी का एक आर्टिकल है और इस आर्टिकल को हमने साइट किया, तो उस जर्नल को भी तो हम साइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लीजिए कोई दुकान है, उस दुकान पे बहुत बार लोग जाते हैं, ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, या बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, इसका क्या मतलब हो गया कि इस दुकान पे सामान अच्छा मिलता है और इस दुकान पे सारे सामान मिल जाते हैं, इसलिए भी भीड़ है। तो जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतनी बार आपका अपीयरेंस उस दुकान पे होगा, राइट। ठीक उसी तरीके से जो जर्नल होता है, उस जर्नल को जितनी बार आप उद्धरण करेंगे, साइट करेंगे या रिफर करेंगे, आपने जितनी बार भी उस जर्नल को रेफरेंस के तौर पे यूज किया है, साइट किया है, वही इसका मेजरमेंट ऑफ इंपैक्ट फैक्टर होता है। ठीक है, हेंस अब जो चीज अच्छी है तो आप उसको लोगे ना। तो इसका क्या मतलब हो गया, बहुत लोगों ने इस पेपर को या इस जर्नल को साइट किया है, इसका क्या मतलब हो गया कि भाई वो जर्नल अच्छा है, ऑथेंटिक है, रिलायबल है, वैलिड है, तभी तो आप कर रहे हो। अब जैसे कोई गाड़ी बिक रही है, किसी कंपनी की गाड़ी है, बहुत ज्यादा वो गाड़ी की सेल हो रही है, इसका क्या मतलब हो गया कि भाई कुछ भरोसा तो होगा लोगों का। ठीक उसी तरीके से जब इंपैक्ट फैक्टर की बात करते हैं, तो एक जर्नल को कितनी बार किसी रिसर्चरों के या शोधकर्ताओं के द्वारा साइट किया गया है, उसकी ज्यादती या फिर उसकी जो एक तरीके से कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी साइट की, उतना ही अच्छा वो जर्नल होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इंपैक्ट फैक्टर कहते हैं। दिस मेजर ऑफ साइटेशन इज नोन एज इंपैक्ट फैक्टर। ये जितना ज्यादा होगा आपका जर्नल, उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, अब यहां पर देख लें, इंपैक्ट फैक्टर इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार नंबर ऑफ टाइम एन एवरेज पेपर इन अ जर्नल इज साइटेड ड्यूरिंग अ ईयर। अब ये कब तक काउंट होगा, एक साल में। जैसे मान लीजिए 2023-24 में, ये हर साल निकलता रहता है, हर जर्नल वाले अपने साइटेशन की लिस्ट निकालते हैं कि ये पेपर इतनी बार हुआ, ये पेपर इतनी बार हुआ, इसी से उसका इंपैक्ट फैक्टर डिफाइन होता है। द हायर द नंबर ऑफ साइटेशन, जितना ज्यादा साइटेशन होगा उतना ही इंपैक्ट फैक्टर ज्यादा होगा और उतनी ही रैंक भी इसकी क्या होगी, हायर होगी। तो जितना ज्यादा साइट करेंगे उतनी ज्यादा रैंक बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा उसका इंपैक्ट फैक्टर भी बढ़ जाएगा। When deciding the perfect journal for your paper, this metric is an excellent tool to guide you through the process. अब आप भटके नहीं कि कौन सा जर्नल हम चुने। आपको ह्यूमैनिटीज में करना है तो ह्यूमैनिटीज के जर्नल्स की लिस्ट उठाएं, उनके इंपैक्ट फैक्टर्स देखें, जिसका इंपैक्ट फैक्टर सबसे ज्यादा होगा आप उस जर्नल के साथ चले जाइए। यही सिंपल फेनोमेना है और यही सिंपल प्रोसेस भी है। ठीक है, बिना किसी ब्रेनस्टॉर्मिंग किए हुए चुपचाप आप ये काम करिए और उस जर्नल को सेलेक्ट कीजिए। उस जर्नल के जो टर्म एंड कंडीशन है, रेगुलेशन है, वो आप फॉलो करके अपना रिसर्च पेपर उसको दे दीजिए पब्लिश करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपैक्ट फैक्टर कैसे निकलता है, करंट ईयर साइट्स टू आर्टिकल पब्लिश्ड इन योर जर्नल इन द प्रीवियस 2 years अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल पब्लिश इन योर जर्नल इन प्रीवियस 2 years। अब जैसे 1456 citation in 2016 to papers published in geophysics in 14 and 15। ठीक है, 2014-15 के बीच में जियो फिजिक्स के जितने भी पेपर छपे हैं 2016 में उनको 1456 बार साइट किया गया है। 609 आर्टिकल पब्लिश इन जियो फिजिक्स इन 2014 एंड 15। 609 आर्टिकल कुल पब्लिश हुए हैं और इन्हीं 609 को साइट कितनी बार किया गया, या इनमें से कुछ को साइट कितनी बार किया गया, 1456 बार साइट किया गया है। इस तरीके से रख के इनका इंपैक्ट फैक्टर निकल के आएगा। और कभी कभी किसी साल में पता चला ये 2016 में इतना है, हो सकता है ये 2000 में 1.89 हो जाए, हो सकता है ये 2020 में 4.36 हो जाए। तो ये घटता बढ़ता रहता है, इसकी कोई एक फ्रीक्वेंसी इसकी कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं है कि ये इतने पे ही रहेगा। ठीक है, चलिए जी, अब एक बात आती है स्कोपस, इंटरनेशनली एक्लेम्ड, ठीक है,
जहां पर काफी महंगा होता है, 20, 22, 23, 24,000 रुपए, 25,000 रुपए तक का एक पेपर वहां छपता है। लेकिन अगर एक पेपर भी आपका वहां छप गया ना, तो आप समझ लीजिए कि एक एक्लेम्ड रिसर्चर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत एड़ी चोटी लगानी पड़ती है यहां पर पब्लिश कराने के लिए। हालांकि जो पब्लिकेशन का पूरा टाइम होता है वो 6 से 7 महीना भी लग सकता है। तो अब इस देखते हैं स्कोपस क्या है। स्कोपस इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस। ये क्या है? साइटेशन और एब्स्ट्रैक्ट का डेटाबेस है ऑफ पीयर रिव्यूड। पीयर रिव्यूड क्या है? पीयर मतलब साथी, रिव्यूड मतलब रिव्यूड। एक जर्नल में जब आप छपवाने के लिए कुछ देते हो तो एडिटर के थ्रू वो कुछ ऐसे लोगों को, एक्सपर्ट्स को बैठाया रहता है जो आपके पेपर को रिव्यू करते हैं। इसको अभी हम थोड़ा आगे समझेंगे। ठीक है, रिसर्च लिटरेचर एंड साइंटिफिक वेब रिसोर्स डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय एल्सेवियर। ये एल्सेवियर के द्वारा स्कोपस को मेंटेन किया जाता है और डेवलप किया जाता है। इसमें 36,000 टाइटल्स फ्रॉम ओवर 5,000 इंटरनेशनल पब्लिशर इंक्लूडिंग जर्नल, बुक, कॉन्फ्रेंसेस, प्रोसीडिंग्स एंड ट्रेड पब्लिकेशन इसके अंतर्गत आते हैं। बहुत से और अक्सर लोगों की कोशिश रहती है कि एटलीस्ट जीवन भर में एक पेपर तो स्कोपस में पब्लिश हो ही जाए। ठीक है, तो यह सपना होता है हर शोधकर्ता का, हर रिसर्चर का। तो स्कोपस एल्सेवियर द्वारा विकसित और अनुरक्षित सहकर्मी समीक्षा, अनुसंधान, साहित्य और वैज्ञानिक वेब स्रोतों का एक सार और उद्धरण डेटाबेस है। इसमें 5,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों के लगभग 36,000 शीर्षक शामिल है। ठीक है, बहुत से इंडिया के भी बहुत से जर्नल ऐसे हैं जो स्कोपस में हैं, दूसरे और देशों के बहुत से जर्नल हैं जो स्कोपस के अंतर्गत आते हैं। तो स्कोपस एक स्टाम्प है। ठीक है, अब स्टाम्प कहीं लग गया तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और ये स्कोपस मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है? एल्सेवियर के द्वारा। अब ये कुछ जर्नल्स हैं, ठीक है, जो स्कोपस के जर्नल्स हैं। ठीक है, जर्नल ऑफ अप्लाइड पॉलीमर एंड साइंस, राइट। इंपैक्ट फैक्टर देखिए 2.18, पॉलीमर कंपोजिट्स 2.268, पॉलीमर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग 1.705। क्या मतलब हो गया कि ये जिस साल में रहा होगा, जिस साल में ये छपा है, उस जर्नल में उस साल कितनी बार साइट किया गया। जैसे मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया है, उस फॉर्मूला से ये इंपैक्ट फैक्टर यहां पर निकलता है। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 10 होती है। तो अगर किसी, बहुत मुश्किल है किसी जर्नल का IF इंपैक्ट फैक्टर 10 हो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये टॉप के, एक तरीके से आप समझ लो टॉप के जर्नल्स है जिनकी जो इंपैक्ट फैक्टर है वो यहां पर मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट, अब जैसे स्कोपस इंटरनेशनली एक्लेम्ड है, हमारे इंडिया में भी है ऐसा क्या? तो हमारे इंडिया में है UGC केयर लिस्टेड जर्नल्स। ठीक है, जो UGC के द्वारा अप्रूव किए गए हैं। तो ऐसे जर्नल्स जो UGC के द्वारा अप्रूव किए गए हैं। और दूसरी बात यह भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं जो UGC के द्वारा अप्रूव किए गए और वो हमारे स्कोपस में भी हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि स्कोपस में बहुत सारे देशों के अलग अलग जर्नल्स भी लिस्टेड हैं। ठीक है, और ये रिकॉग्नाइज्ड किसके द्वारा है? UGC के द्वारा। जैसा कि आपको पता है कि UGC इन सब का बाप है जो इन सबको रिकॉग्नाइज करता है, कंट्रोल करता है। These journals adhere the specific guidelines, इनकी भी, और ये जाने रहिएगा कि हर जर्नल की अपनी अलग गाइडलाइन होती है। ऐसा नहीं है कि आपको इस जर्नल की गाइडलाइन से इस जर्नल में पेपर आप छपवा लें। ठीक है, इसकी गाइडलाइन अलग है, इसकी गाइडलाइन अलग है, राइट। ये बात समझ में आ गई। तो ये दोनों के अपने अपने गाइडलाइन अलग अलग हैं। यहां पर एक बात और ध्यान रखिए कि UGC केयर लिस्ट सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या की जाती है? मेंटेन की जाती है। ठीक है, तो इसका जो सेंटर है वो कहां पे आपको मिलेगा? पुणे में मिलेगा, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इज स्कोपस UGC अप्रूव्ड? ये क्वेश्चन उठ के आता है कि क्या जो स्कोपस है वो UGC के द्वारा अप्रूव किया गया है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ जर्नल इंडेक्स्ड इन वेब ऑफ साइंस और स्कोपस डेटाबेस इन द UGC केयर लिस्ट? तो आपको ये बात मैं बता दूं कि जो जर्नल स्कोपस डेटाबेस में है उनको UGC केयर लिस्ट का पार्ट रखा गया है किसमें? ग्रुप 2 में। अगर आप इसकी UGC केयर लिस्ट की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको एक ग्रुप 2 मिलेगा जिसमें स्कोपस और
यूजीसी अप्रूव्ड, अभी जो मैंने बात की थी कि यूजीसी के अप्रूव्ड जर्नल्स जो स्कोपस में हैं उनकी लिस्ट आपको कहां मिलेगी? ग्रुप 2 में। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये कुछ ऐसे इंडिया के, हमारे भारत के जर्नल्स हैं जो स्कोपस में हैं, और ये कुछ नाम है, एज ए एग्जाम्पल मैंने यहां पर इनको शामिल कर लिया है कि जिससे आपको पता चल जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप है, आपने जर्नल ढूंढ लिया, अब आप क्या करोगे? राइटिंग करोगे। अब आप अपने पेपर को राइट करना, लिखना शुरू करोगे। इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। राइटिंग आप किसके अकॉर्डिंग करोगे? अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ सेलेक्टेड जर्नल, यानी सेलेक्टेड जर्नल में जो गाइडलाइन दी है उनके हिसाब से आप क्या करना शुरू करोगे? अपनी राइटिंग करना। अब राइटिंग का प्रोसेस ये आप देख लीजिए, जो अभी मैं बात कर रहा था कि रिसर्च प्रपोजल के जैसे ही लुक अलाइक है आपका जो रिसर्च आर्टिकल होता है। पहला क्या है, उसमें आप एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे एंड कोशिश करोगे कि एब्स्ट्रैक्ट आपका 150 से 250 शब्दों के अंदर रहे। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि सर ये इतने छोटे में हम क्या लिखेंगे? तो लिखने की जो बात है उसमें आप लिखोगे अपनी प्रॉब्लम जो आपका टॉपिक के बारे में है। ठीक है, उस टॉपिक के बारे में आप क्या मेथड ले रहे हो, उनकी फाइंडिंग्स क्या आएगी, एंड कंक्लूजन इन प्लेन लैंग्वेज। प्लेन लैंग्वेज का मतलब ऐसा मत समझना कि मसालेदार और प्लेन की बात, यहां प्लेन का मतलब हो गया ऐसी भाषा में आप लिखेंगे कि आपके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ते ही आपके पूरे पेपर का लब्बो लुबाब पता चल जाए, यानी समराइज फॉर्म आपको पता चल जाए कि आप इस पेपर में किसके बारे में लिखने वाले हो। अब इस क्लास के बाद आप जाके एक रिसर्च प्रपोजल रिसर्च आर्टिकल सर्च कीजिएगा गूगल पे और पढ़िएगा, ठीक है, कि किस तरीके से पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है, उसके बाद इंट्रोडक्शन का सेक्शन आता है। इसमें आप क्या करोगे? सिग्निफिकेंस को, ऑब्जेक्टिव्स को, बैकग्राउंड को प्रोवाइड करोगे। फिर उसका बॉडी मटेरियल रहेगा कि जो बॉडी आपका पूरा जो काम किया हुआ है, जो करना है वो आप लिखोगे, और फिर आप कंक्लूजन कर दोगे, समराइज कर दोगे। तो ये 4 पार्ट होते हैं हमारे रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल के लिखने के। ये की सेक्शंस होते हैं और ये बहुत ही बुलेट पॉइंट्स होते हैं। इन चारों के अंतर्गत ही हम अपने रिसर्च पेपर को या रिसर्च आर्टिकल को लिखते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मेकिंग अ सबमिशन। जर्नल चुना आपने, एक जर्नल चुना एक्स, उसके गाइडलाइन थे कि भाई पेपर ऐसे ऐसे फॉर्मेट में होना चाहिए। देन यू हैव टू स्टार्ट, और यू आर स्टार्ट राइटिंग, आपने लिखना शुरू किया, लिख के आपका जर्नल पूरा हो गया। अब आप क्या करोगे? सबमिशन करोगे। अब आप चलते हो कहां? मेकिंग अ सबमिशन। अपना जो आपने लिखा है मैन्युस्क्रिप्ट, उसको सबमिट करने चलते हो। फिर अब देखिए, मेन खेला आपका यहां पे होता है। 2 स्टेप तो आसान थे, आपने जर्नल सेलेक्ट कर लिया, उनके गाइडलाइन के हिसाब से आपने पेपर लिख दिया। अब यहां पर फंसेगी पूरा खेल। जर्नल सेलेक्ट आपने किया, बहुत अच्छी बात। आपने लिखाई शुरू की, बहुत अच्छी बात। आपने मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट कर दिया, यह भी सही हो गया। चलिए, अब ये जाता है, चश्मा देख रहे हो, रिव्यू पे, कि भाई आपके अंदर प्लेजरिज्म तो नहीं है पेपर में, आपने सही कंटेंट प्रोवाइड किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ लेम लिख दिया हो, कुछ झूठ कर दिया हो, ऐसा तो नहीं कि आपने जो जर्नल की गाइडलाइंस है उसको वॉयलेट कर दिया हो। आपने जर्नल के गाइडलाइन के अनुसार ही अपने पेपर को लिखा है। ठीक है, अगर एक्सेप्टेड है, अगर एक्सेप्ट हुआ तो भाई आपकी गाड़ी अगले स्टेशन पे बढ़ जाएगी। अगला स्टेशन कौन सा है बेटा? वो है एक्सेप्टेंस का। और अगर रिजेक्ट है तो आपको बैरंग और उल्टे पांव वापस आना पड़ेगा, फिर इसको रिव्यू करके फिर से यहां से आपको लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट हो गया तो अब एडिटिंग हो जाएगी उसकी, फिर प्रूफ रीडिंग होके वो पब्लिश हो जाएगा। और ये जो पूरा एक टाइम है, 4 से 6 महीने, कभी कभी साल भर भी लग जाता है आपके पेपर अप्रूव होने में। ये बात समझ में आ गई पूरी? ये पूरा एक प्रोसेस है। ये ट्रेन के डिब्बे हैं, 4 डिब्बे ऐसे हैं, 4 स्टेशन पे। यहां गाड़ी अगर आपकी यहां से निकल गई तो बाकी बेड़ा पार, अगर यहीं फंस गई तो आप दोबारा से वापस आना पड़ेगा। बड़ा ही जटिल और बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है रिव्यू का। आपने अपना आर्टिकल सबमिट किया कहां पे? पहले स्टेप पे ऑथर को। ठीक है, ऑथर आर्टिकल असेस्ड बाय एडिटर। ठीक है,
ऑथर ने सबमिट किया किसको, एडिटर को। एडिटर कौन होता है, जो जर्नल का एडिट करने वाला होता है, मेन एडिटर होता है। अब आर्टिकल एक्सेस किया गया किसके द्वारा, एडिटर के द्वारा, ठीक है, ऑथर सबमिट। अब यहां पे जब हुआ ये मामला तो रिजेक्ट हुआ तो रिजेक्ट हो गया। अब सेंट टू रिव्यूअर्स, बेटा ये रिव्यूअर्स एक टीम होती है, क्या होती है, ये एक टीम होती है कुछ एक्सपर्ट्स की जो रिव्यू करते हैं किसी आर्टिकल को, एक्सेप्ट रिजेक्ट करते हैं, उन्हीं के फैसलों पर, उन्हीं के कंक्लूजन पर एक्सेप्ट रिजेक्शन होता है। तो अब ये रिव्यूअर्स के पास भेजी गई, रिव्यू एक्सेस बाय एडिटर, एक्सेप्टेड, प्रोडक्शन, पब्लिकेशन, ये मामला यहां पे समझ में आ गया। लेकिन यहां पे फर्दर रिव्यू नीडेड। अब यहां पर रिव्यू एडिटर के पास रिव्यू गया, यहां से रिव्यूअर से नीचे आया, एडिटर को भेजा गया कि भाई कुछ रिव्यू की यहां पर जरूरत है, फिर से ये सेंड टू रिव्यूअर गया और यहां पर रिजेक्ट हो गया तो खत्म हो गया, नहीं तो यहां पे रिवीजन रिक्वायर्ड है। फिर अब जब यहां से गया तो रिजेक्ट हुआ, ये वाला अगर मान लीजिए यहां पर रिवीजन आपने कर दिया कि रिवाइज कर दिया, कुछ डेटा हम सही कर दिए या फिर कुछ प्लेजरिज्म पकड़ा गया है उसको सही करके फिर हमने ऑथर को दोबारा सबमिट किया, ऑथर ने फिर यहां पे एडिटर को भेजा, एडिटर ने फिर ये प्रोसेस चला दिया और ये अब ये सही हो गया दूसरे बार में, तो देन ये गाड़ी बिल्कुल पूरी तरीके से सरसराते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी, यानी यहां पर आपका जो पेपर है वो पब्लिश हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है पीयर रिव्यू का। कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, एडिटर के पास गया, एडिटर ने रिव्यूअर्स के पास भेजा, रिव्यूअर्स ने कहा कि भाई कुछ दिक्कत है इसमें, इसको जरा सही करवाइए। फिर एडिटर को उसने वापस भेजा, एडिटर ने ऑथर के पास भेजा, ऑथर ने रिवीजन किया, उसको सही किया, फिर दोबारा से वो प्रोसेस लेके आ गया, एडिटर को भेजा, एडिटर ने फिर क्या किया, पीयर रिव्यू के पास भेजा, पीयर रिव्यूअर ने ओके कर दिया कि अब इसमें प्लेजरिज्म नहीं है, अब इसको आगे बढ़ा सकते हैं। फिर ये पूरा प्रोसेस ऐसे फॉलो करते हुए हम पब्लिकेशन के लिए पहुंच जाते हैं। ठीक है, यही वो भी प्रोसेस है, पूरा फ्लो चार्ट मैंने बना दिया है, 3 तरीके से मैंने बताया, जिसमें भी आपको समझ में आए आप यहां पर समझ सकते हैं। आखिरी है 5वां, विच इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है, अब भाई जब सब कुछ सही हो गया है, फाइनल वर्जन आ गया, अब आपकी किताब छप के आ जाएगी, आपका पेपर आपके जर्नल में छप के आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद एक बात ये जानना जरूरी है कि जर्नल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जर्नल से ही आपके पीएचडी की जो क्वालिटी है उसका अंदाजा लगता है, वेदर यू आर डूइंग योर पीएचडी विथ पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी। इन दोनों में जो फर्क क्रिएट होता है वो आपके रिसर्च आर्टिकल के पब्लिकेशन का या रिसर्च पेपर पब्लिकेशन से ही फर्क यहां पर पैदा होता है। आपके रिसर्च पेपर जितने अच्छे होंगे तो भले ही आप एक तरीके से कह सकते हैं, भले ही पार्ट टाइम आपने पीएचडी की है, लेकिन अगर आपके रिसर्च पेपर अच्छे छपे हैं, अच्छी जगहों पे छपे हैं, स्कोपस में छपा है, यूजीसी पीयर रिव्यूड जर्नल में छपे हैं, तो आपकी पीएचडी अच्छी होगी। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुल टाइम पीएचडी कर रहे हैं लेकिन उनके रिसर्च पेपर्स में इतनी कोई क्वालिटी ना हो, तो इसलिए फर्क आ जाता है। ये फर्क का मेयार है कि आपके रिसर्च पेपर्स कितने अच्छी जगहों पे छपे हुए हैं, कितने छपे हुए। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो से रिसर्च पब्लिकेशन के जो आसान 5 प्रोसेस हैं मैंने बता दिए। आई होप कि आपको इससे बहुत सारी इंसाइट मिल गई होगी और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में समझ में भी आ गई होगी बातें। और इसके तरीके से और सारी वीडियोस हम लेके आएंगे। अगर आपके पास कोई सजेशन हो, किसी वीडियो की रिक्वायरमेंट हो, कुछ डिमांड हो किसी वीडियो की, तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बता दें, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी जो शंका है, जो दुविधा है, उसको मैं दूर कर पाऊं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल कुछ और टॉपिक्स के साथ, कुछ और नई बातों को लेके। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड शुभ रात्रि।